मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम ने एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। तो प्रधानमंत्री मोदी इस प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए, जो कि अपने आप में बेहद अनूठी है, भारत की ये सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी है। अपने आप में इसे अनूठी कहा जा रहा है और परिवहन संपर्क की अपनी तरह की पहली ये प्रदर्शनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका निरीक्षण करते हुए, इसके बारे में जानकारी लेते हुए, इसके बारे में बातचीत करते हुए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की ये प्रदर्शनी है और 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर इसमें शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि भारत मंडपम में ये आयोजित देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी है। और उसी प्रदर्शनी का जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बारे में जानकारी लेते हुए, बातचीत करते हुए, जहां पर 50 से ज़्यादा देशों से 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर शामिल हैं और दुनिया भर की नोटेबल टेक और ऑटो कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। तापस, प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, क्या जानकारी इस प्रदर्शनी के बारे में है? अपने आप में इसे पहली और अनूठी प्रदर्शनी बताया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है अपने आप में बहुत बड़ी एक एक्सपो है। इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें, जैसे आपने कहा कि 50 से ज़्यादा कंट्री से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। देश विदेश के सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे शिरकत कर रही है। और एक तरह से हम बार बार जब बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी की, हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक ये जो एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है, उसका सबसे अहम चीज़ है कि ग्लोबल कंबशन जो है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसका कम करने का सबसे सीधा तरीका है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर जो दूसरे ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं उस पर ये गाड़ियाँ चली जाए। तो ये जो ग्लोबल एक्सपो अभी हम देख पा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है इस वक्त कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो कंपनीज हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आई है। और वो इस वक्त आप देख पाते हैं प्रधानमंत्री को वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री इस पूरे एक्सपो में आए हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन में वो ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन में देख रहे हैं कि क्या क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस वक्त भारत में और विदेशों में है और क्या क्या वो कंपनीज है वो इनको यहाँ पे लेके आई है, उनको उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स इस प्रदर्शनी में हैं, किस तरह का जो रिसर्च कॉन्सेप्ट इसमें है और किस तरह की एक नई परिवहन संपर्क प्रदर्शनी इसे कहा जा सकता है। अपने आप में ये अनूठी है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये एक अनूठी है क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग देशों के लोग आए हैं तो वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन यहाँ पे इस वक्त दिल्ली में या फिर इंडिया में जो सबसे बड़ा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो है 60% पोल्यूशन यहाँ पे होता है जो वेहिकुलर पोल्यूशन है ना। वेहिकुलर पोल्यूशन से आप कैसे लड़ सकते हैं? वेहिकुलर पोल्यूशन से आप तब लड़ सकते हैं जब आपके पास ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर हम बार बार कर रहे हैं बायोफ्यूल की, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ईवी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इनको कैसे आगे लेके आ सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? तो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं ये कंपनीज। जैसे कह रहे हैं 50 से ज्यादा कंपनीज आई है, तो 50 से ज्यादा जब कंपनीज आई है, 50 ये लोग अपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आते हैं और उसको दिखाते हैं। 1000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, 13 ग्लोबल मार्केट में इनका एक वर्चस्व है। तो ये कंपनीज लेके आते हैं, उनको वो दिखाया जाता है कि ये हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इससे एक जमाना था जब लोग सोच नहीं सकते थे कि ईवी से गाड़ी चल सकती है। अब ईवी से गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ चल नहीं रहे हैं, उसको माइलेज भी दिया जा रहा है, उसको एक तरह से ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह से उसको देखा जा रहा है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसका भी प्रदर्शन है और वो अपने आप में कई आयाम लिए हुए हैं। उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे तापस। जी बिल्कुल, ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसमें टायर्स भी आते हैं, उसके साथ साथ जो अंदर की जो टेक्नोलॉजी वो भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप टायर्स की यूज कर रहे हैं, तो आप टायर जब उस तरीके के टायर यूज कीजिए जो
व्हीकल को स्मूथ करें, हल्का रखें। और वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने देखा कि अपोलो टायर्स है या फिर दूसरे और टायर्स कंपनीज है, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है यहाँ पे। अब ईवी की हम बात कर रहे हैं, एक तरीके के इस तरह से बनाया गया है कि उसको हेवी व्हीकल भी उस पर यूज किया जा सकता है। जैसे ट्रक हो गया, एक 20 टन का ट्रक तैयार किया गया है, बसेस तैयार की गई है। इसके साथ साथ जो हम बार बार बात करें हाइड्रोजन सेल की, हाइड्रोजन सेल के साथ किस तरीके से चलाया जा सकता है, वो उस पर काम किया जाए। तो एक ये सारी चीजें कंटिन्यूसली काम किया जा रहा है इन सब चीजों पे। तो ये टेक्नोलॉजी लेके आया जा रहा है। बार बार हम बात करें, भारत 2070 तक नेट न्यूट्रल होने की तैयारी कर रहा है। उसका जो लक्ष्य है 2070 तक, प्रधानमंत्री का नारा है कि 2070 तक नेट न्यूट्रल भारत बनेगा। नेट न्यूट्रल बनने में 2-3 चीजें अहम है। कि आप ग्लोबल कंबशन कम करें, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि जो कार्बन नेट न्यूट्रलिटी है वो बढ़ता है। तो जो तीसरा और अहम है कि जो टेक्नोलॉजी के जरिए आप इस तरीके से जो कार्बन एमिशन है उसको रोक सके। तो ये जो टेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन एमिशन, जो मैं पहले भी मैंने बताया कि 60% व्हीकुलर पोल्यूशन से या प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पे पोल्यूशन की, तो वो 60% को अगर हम किस तरीके से कम कर पाए, और ये कम कैसे कर सकते हैं जब हम अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे उसको यूज करें। और ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है इस एक्सपो के जरिए। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब 50 देशों के 600 के करीब 600 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, कई बड़ी कंपनियां हैं जो नए नवाचारों के साथ, नई तकनीक के साथ आ रहे हैं, तकनीक का आदान प्रदान भी होगा और बहुत सी इस तरह की चीज़ें होंगी। इससे जो हम परिवहन के क्षेत्र में या इस पूरे क्षेत्र में तकनीक के योगदान से कितना बड़ा बूम देख सकते हैं, कितना बड़ा उछाल देख सकते हैं तापस? देखिए, तकनीक जो है वो बहुत अहम है। तकनीक जिसके पास है आज की डेट में 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त बहुत अहम हो जाती है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कार कंपनीज अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिस तरीके से तैयारी कर रही है, हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक इंडिया की कंपनी वो बाहर गई, उन्होंने FIA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल की जो अवार्ड होता है उसको लगातार 2 बार उसको अवार्ड को जीता। तो ये चीज ये भी दिखा रहा है कि इंडियन कंपनी भी उतनी सक्षम है। टेक्नोलॉजी अब हम लोग यहाँ पे डेवलप भी कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से आगे लेके गए हैं। एक आपको शायद याद होगा जब पहली बार जब ईवीज आई थी तो उनका बोला जा रहा था कि वो महंगी है, बल्कि है, उसका जो माइलेज है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि देश विदेश के लोग यहाँ पे भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास ताकत है, तो लोग आपके पास और जुड़ना चाहेंगे। और आज भारत एक तरह से जो एक विकसित देश के आगे जो रूपरेखा से आगे जा रहा है, तो लोग उसको पहचान पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है भारत, उसको लोग देख पा रहे हैं और उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने पूरे विश्व को लीडरशिप प्रोवाइड की, खासतौर से लाइफ मिशन के जरिए, उसके साथ जिस तरीके से बताया कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जो है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और विदेशों से लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आप बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक जमाना था जब लोग नहीं देना चाहते थे, और आज की डेट में कंपनीज आगे आ रही है, इंडियन कंपनीज के साथ समझौता कर रही है, MOUs कर रही है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ उनको भारत में भी एक तरह से एक समय मिल पाए। बिल्कुल, तापस आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर हम परिवहन संपर्क की बात करते हैं तो उससे जुड़े जितने भी उद्योग हैं या उससे जुड़े जितने भी उसके पक्ष हैं यहाँ पर रखे जाएंगे, और उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की आप बात कर रहे हैं वो भी। तो ऐसे में जो विभिन्न इसके पक्ष आते हैं उसमें किस तरह के समाधान और उसको देखते हुए किस तरह का एक बड़ा विजन भी देखने को मिलेगा, किस तरह से एक बड़ा समाधान का रास्ता भी मिलेगा? देखिए, 2 चीजें अहम है इसमें। पहला चीज कि किस तरीके से भारत में ईवी को बढ़ाया जा सकता है, ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे हाइड्रोजन सेल को बढ़ाया जाता है। इस पे लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे देखा है मोदी गवर्नमेंट ने इस पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें बदलाव लाने की कोशिश की है। PLI स्कीम लेके आए हैं। तो PLI स्कीम से ये जो कंपनी है, छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी को फायदा देने की बात की जा रही है कि आप लेके आइए, आप यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। और बड़ी कंपनी जैसे फॉरेन की कंट्रीज है, टेस्ला वो तक यहाँ पे बात अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है स्टार्ट करने की बात कर रही है। आप सोचिए
बड़ी कंपनीज क्यों यहाँ पे आना चाहती है? ए, बड़ा मार्केट है। बी, भारत एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना सिर्फ आपके साउथ ईस्ट एशिया में, बल्कि पूरे एशिया और वर्ल्ड में। यहाँ पे हम जियोपॉलिटिकल देख रहे हैं किस तरीके से दो जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन से लेके आप अगर यहाँ पे देखें वेस्ट एशिया में देखें, और इनके बीच में भारत एक तरह से प्रोवाइड करता है लीडरशिप, एक तरह से प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी पूरे रीजन के लिए। तो कंपनीज को क्या चाहिए होता है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको एक प्रोवाइड किया जाए एक तरह से एक पूरा इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम इस वक्त भारत में मौजूद है और उसी का फायदा सब उठाना चाहते हैं। सिर्फ भारतीय कंपनी नहीं, विदेश की कंपनी जो यहाँ पे आके उस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से भारत के लिए सिर्फ नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक स्टेबिलिटी, एक नेतृत्व प्रोवाइड किया है पूरे विश्व को। सस्टेनेबिलिटी मिशन लाइफ के साथ साथ किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मोटर वाहन उद्योग की बात करते हैं और जिस तरह से ये पूरा एक सेक्टर है, इसमें भारत की जो क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन, और उनसे एक आपको लगता है कि एक नेतृत्व की एक राह भी निकलती हुई दिखाई देती है? जी बिल्कुल। मोटर जो बाबा मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी सिर्फ एक चीज में नहीं, मोबिलिटी है कनेक्टिविटी। जब प्रधानमंत्री ने गति शक्ति की बात की, उसके साथ साथ ये मोबिलिटी आती है। हम यहाँ पे बाइक देखते हैं, टू व्हीलर्स देख पाते हैं जो ईवी में चलते हैं बहुत ज्यादा पावर के साथ। हम यहाँ पे गाड़ियां देख पाते हैं जो फोर व्हीलर कार्स, जो एक जमाने में कहा जाता था कि हेवी जो सीडान कार या फिर हेवी कार्स नहीं बनाई जाती थी, वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वो मोबिलिटी के साथ लेके आए हैं। और इस तरीके से कि 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर एक चार्ज में आप जा सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि आपको एक प्रोवाइड किया जाता है ऑल्टरनेटिव। हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें, ये विश्व में बहुत ही कम ऐसे देश है जो हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे हैं, और ये वो रीजन है कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और भारत में एक तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा इसी पे दिया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप सोचिए, आज से 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि हमारे देश में इस तरीके से ईवी का एक्सप्लोजन होगा, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतना ज्यादा काम होगा, या फिर हाइड्रोजन सेल पे इतना काम होगा? किसी ने सोचा था? नहीं। लेकिन अब वो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, वो उस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप आइए, आप यहाँ पे निवेश कीजिए, और सिर्फ निवेश नहीं, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए। तो वो चीजें यहाँ पे देश में अब हो रही है, वो एक पूरा माइंडसेट चेंज हो रहा है। माइंडसेट चेंज होना सबसे बड़ी बात थी। पूरे 10 साल में अगर हम बात करें तो ये माइंडसेट चेंज सबसे अहम भूमिका निभाया है। तब सबसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इसमें इस पूरे क्षेत्र के प्रोडक्ट्स तो हैं ही, इसमें रिसर्च कॉन्सेप्ट की भी ये एक बड़ी प्रदर्शनी है। तो किस किस तरह के रिसर्च कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाने में, और जिस तरह से हम एक विजन की बात कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने में योगदान होगा, और इससे कितना फ़ायदा जो है सभी पक्षों को भी मिलता हुआ दिखाई देता है? जी देखिए, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप बात करें तो हमेशा देखेंगे कोई भी अगर कंपनी को अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलती है, वो तभी मिलती है जब वो रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। आप इसी को मैं लेके जाता हूँ। अगर पिछले 10 सालों में हम देखें, देश में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर दिए गए हैं, सबसे ज्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रिसर्च अनुसंधान किया गया है। पहले क्या होता था कि बाहर जाते थे लोग, वो वहां पे करते थे और वो ही पेटेंट वहां के विदेश में हो जाता था। ब्रेन ड्रेन जो कहते थे हम, अब वो नहीं है। अब ब्रेन गेन हो रहा है, देश में लोग आ रहे हैं, देश में लोग आके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी का नतीजा हम देख पा रहे हैं कि ये जिस तरीके से नए लिखे जा रहे हैं, पेपर्स लिखे जा रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, और रिसर्च पेपर्स जब लिखे जाते हैं उसको आगे लेके जाते हैं, उस पर शोध होता है, और शोध के साथ साथ हम देख पाते हैं कि उसमें नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मेरे सामने एक बस है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे चल सकती है। अब हाइड्रोजन फ्यूल पे जब आप बस चलाते हैं तो उसका दो फायदे हैं। एक, आपका रेगुलर पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। दूसरा, आपकी जो कॉस्ट है, अगर आप उसको बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसकी आपकी कॉस्टिंग भी नीचे आ जाती है। तो ये जो चीजें मैं टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी कैसे आई? वो टेक्नोलॉजी तभी आई ना जब किसी ने इस पर रिसर्च किया है कि हाइड्रोजन सेल को किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको यूज किया जा सकता है। और ये बहुत अहम हो जाता है, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आपका वो दिमाग में वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री बार बार इस बात पे अहम जोर देते हैं। अभी परीक्षा के चर्चा पे भी उन्होंने कहा, उन्होंने साइंटिस्ट से भी जब मिलते हैं उन्होंने ये कहते हैं कि लोगों को अपनी जो पहले एक होता था अपने एक साइलोज में काम करने की आदत थी लोगों को, साइंटिस्ट को या फिर मैन्युफैक्चरर्स लोगों को। अब उन्होंने कहा कि आप आगे आइए, आप सोचिए कि कॉमन मैन को आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो जो एक कॉमन मैन है उसके लिए ये तैयार किया जाता है, उसको सोच बैठाई जाती है कि, और ये जो सोच मैं बार बार कह रहा हूँ, सोच में बदलाव जो है वो ये 10 सालों में हुआ है। और ये सोच में बदलाव जो है वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारत को विकसित देश बनना है 2047 तक, तो ये सोच को आगे लेके जाके ही क्या काम किया जाता है, और यही काम इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर नहीं तापस, विकसित देश तो भारत को बनना ही है। इसी देश में तमाम कदम भी इसी दिशा में उठाए जा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं कि इसमें 13 से अधिक वैश्विक बाजारों के 1000 से अधिक ब्रांड्स जो हैं वो अपने उत्पादों, अपनी जो प्रौद्योगिकी है और अपनी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब हम परिवहन संपर्क की बात करते हैं, तो कितना बड़ा स्पेक्ट्रम इस दिशा में खुलता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप टू व्हीलर ले लीजिए, टू व्हीलर ईवी सेक्टर ले लीजिए, टू व्हीलर अगर नॉर्मल जो जिस तरीके से होता है कंबशन इंजन का वो ले लीजिए, उसके साथ साथ आप फोर व्हीलर ले लीजिए। फोर व्हीलर के जितने भी सेगमेंट हैं वो आप ले लीजिए, वो सारे सेगमेंट यहाँ पे हैं। फोर व्हीलर के साथ साथ आप चले जाइए हेवी ड्यूटी व्हीकल, उसके बीच में इंटरमीडिएट व्हीकल जो होते हैं वो सारे भी यहाँ पे हैं। वो क्यों यहाँ पे लेके आएंगे कि दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से देश में ये सारी चीजें बनाई जा रही है, सिर्फ बनाई नहीं जा रही है, वो उत्कृष्ट एक तरह से दिया जाता है कि ये है वर्ल्ड क्लास मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल। क्यों बार बार कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास मेक इन इंडिया? क्योंकि मेक इन इंडिया जो है वो पूरे विश्व को अब चलाने वाला है। प्रधानमंत्री का नारा था आज से 10 साल पहले कि मेक इन इंडिया जो है वो हम लोगों का मेजर कंपोनेंट होना चाहिए, और आज देखिए उसका ही हम लोगों को फायदा मिल रहा है। पूरा विश्व इस वक्त भारत की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने कहा, टू व्हीलर से लेके आप कोई भी टू व्हीलर सेगमेंट में कोई भी चले जाइए, फोर व्हीलर सेगमेंट में चले जाइए, सेडान गाड़ियों से लेके आप ईवी गाड़ियों में आ जाइए, उनमें आप जिस तरीके की भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, उनको लीजिए। या फिर आप अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली थी मुझे, जो है एक 20 टन का इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रक। आप सोचिए, ट्रक एक जमाने में अब जो सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन थी कि ट्रक को में कैसे ईवी चल सकता है, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है। 20 टन का ट्रक आप उसमें ढोने की काबिलियत है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है उसको। अच्छा, अब जब ट्रक आप चला रहे हैं तो ट्रक की टायर्स जो है, क्योंकि जितने टायर्स हेवी होंगे उतना उसको उसकी एनर्जी में खपत होगी। तो अब जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो टायर्स है वो उसको चेंज किया जाए, उसके जो टेक्नोलॉजी उसमें चेंज किया जाए, जिससे कि वो स्मूथ हो और हल्की हो। और ये आज यहाँ पे देखा जा सकता है। तो आप किसी भी, जैसे मैं कह रहा हूँ, छोटे से छोटे चीज से लेकर बड़े से बड़ी चीजों तक ये पूरा का पूरा ये जो एक्सपो है ये आपको वन एंड सॉल्यूशन दे सकता है इस पे। बिल्कुल, और इन्हीं सॉल्यूशंस की दिशा में अगर इस कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें यह भी बताया गया है कि अलग अलग जो सत्र हैं वो इसमें आयोजित किए जाएंगे। वो किस तरह के सत्र होंगे, किस तरह से उसमें जो क्षेत्रीय स्तर है, राज्य स्तर है, उसमें पार्टिसिपेशन होगा, और उसका जो है क्या कुछ परिणाम है, वो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो भी हम चाहेंगे कि आप बताएं तापस। देखिए, अलग अलग जैसे आपने सत्रों की बात की, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की है, कंपनी, प्राइवेट कंपनीज का सत्र में, इनमें चीजें क्या होती है कि किस तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। कुछ स्टेट में ज्यादा है इकोसिस्टम, कुछ स्टेट में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा कम है, उसको किस तरीके से उसमें काम किया जा सकता है, किस तरीके से देश में वो परिवर्तन लाया जाए, वो इन सत्रों में काम किया जाएगा। अब जैसे टू व्हीलर सेगमेंट है, टू व्हीलर सेगमेंट की अपनी दिक्कतें हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में जो ईवी है उनकी अपनी दिक्कत है, उसके जो नॉर्मल जो व्हीकल्स है टू व्हीलर के, जैसे बाइक हो गया या फिर स्कूटी हो गया, उनकी अलग दिक्कत है। तो वो इन सब सत्रों में बैठ के डिस्कशन किया जाती है। अगर हम बात करें गाड़ियों की,
गाड़ियों में अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट की जो दिक्कत है वो अलग तरीके से ही एक्सप्लेन की जा सकती है। एक जगह पे उसको बैठ के एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अलग अलग टोपोग्राफी है, जैसे डाउन साउथ उसका अलग प्रॉब्लम है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, वहां पे उसको मैन्युफैक्चर को अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये एक जगह पे सारी प्रॉब्लम्स को बैठ के डिस्कस करना, और डिस्कशन जो है वो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का, और यही यहाँ पे किया जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल तापस, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिस तरह से हर चीज़ की, हर पहलू की बारीकी से वो समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस लेवल पर जब लीडरशिप तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाती है, केवल इंटरेस्ट नहीं दिखाती बल्कि रुचि के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, ये जो नेतृत्व की क्षमता है ये प्रत्येक क्षेत्र को कितना आगे ले जाती है तापस? बिल्कुल, ये तो बहुत अहम चीज हो जाती है कि किस तरीके से आप इसको आगे ले। का आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। Namaskar and good evening. We welcome our distinguished guests and dignitaries to the Bharat Mobility Global Expo 2024, India's largest and first of its kind mobility exhibition with focus on the theme Beyond Boundaries, Co-Creating Future Automotive Value Chain. विश्व अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर पहचाना जा रहा तथा अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा तय कर रहे भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। Honorable Prime Minister, on this occasion we are honored by your gracious presence. Let us greet Honorable Prime Minister with loud applause once again. और आज के सुअवसर पर हम मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण का भी आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। श्री पीयूष गोयल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स। श्री नितिन गडकरी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। श्री हरदीप सिंह पुरी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Dr. Mahendra Nath Pandey, Honorable Minister for Heavy Industries. Shri Narayan Taturane, Honorable Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. And we extend warm welcome to all the industry leaders, industry associations, stakeholders from automotive industry from India and across the world. भारत के ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए भारत सस्टेनेबल और क्लीन मोबिलिटी की दिशा में काम कर रहा है, जो हम सभी को बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करेगा, तथा ये एक्सपो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। I now invite Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, to kindly welcome our distinguished guests. नमस्कार। भारत और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता, जिन्होंने सदैव राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित किया, विकसित भारत के प्रणेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, दुनिया भर से आए मोबिलिटी क्षेत्र से जुड़े महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज हम सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं। बहुत ही व्यस्त अपने कार्यक्रम के बीच पार्लियामेंट चल रही है, उसके बावजूद हमारे क्षेत्र का हौसला बढ़ाने के लिए, हम सबको आगे के लिए और ऊर्जा देने के लिए आपने आज के कार्यक्रम को स्वीकार किया। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णायक और कुशल नेतृत्व में सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आज हम सभी सर्वसमावेशी विकास और अमृत काल में तेजी से विकसित भारत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और कर्तव्य भावना से आगे बढ़ रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में मजबूत बनाकर एक प्रकार से फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी, जहां पे विश्व ने भरोसा ही छोड़ दिया था भारत के ऊपर, भारत के पासपोर्ट की भी वैल्यू, हम किधर भी जाते दुनिया में तो कोई बहुत इज्जत नहीं मिलती थी। आपने 10 वर्षों में पूरी तरीके से कायाकल्प करके देश के गरीब, देश के युवा, देश की नारी शक्ति और देश के किसानों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर उन्हें सशक्त बनाया, उनको एक उज्जवल भविष्य के लिए आकांक्षी बनाया। देश कहाँ एक तरफ 10 साल पहले रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहा था, आज हर भारतवासी बड़ी उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ एक विकसित भारत बनाने में जुट गया है। पूरा विश्व भी आज भारत की तरफ देख रहा है, हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में मानता है। और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन में जो भारत मंडपम में ही हुआ, उसमें जिस प्रकार से देशवासियों ने पूरी तरीके से लगकर G20 में भारत की प्राथमिकता को देखा, उसका आनंद लिया। 60 से अधिक स्थानों पर 200 से अधिक मीटिंगें हुई, पूरे विश्व को ध्यान में आया अब ये भारत रुकने वाला नहीं है, अब ये भारत तेज गति से आगे बढ़ने वाला भारत है, अब ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। और विश्व का नेतृत्व आपके कंधों पर आज पूरे विश्व की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि आप विश्व का नेतृत्व करेंगे। अभी अभी आए इंटरिम बजट में आपने समाज के हर वर्ग की देखभाल की, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करती है सरकार, उसमें जो वृद्धि हुई है, गत वर्षों में लगभग 3 गुना वृद्धि केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। इस वर्ष के बजट में 11,11,111 करोड़ रुपए का निवेश मात्र केंद्र सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र जब सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने में जुटेंगे, तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में जो मोबिलिटी सेक्टर है, जिसके सभी महानुभाव आज एक ही मंच पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनके लिए भी संभावनाएं असीम होंगी। आगे चल के ये क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है। और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया देख रही है, नए हाईवेज हो, रोड्स हो, एयरपोर्ट्स 2 गुने हो गए, 74 से लेके 150 के करीब, पोर्ट की कैपेसिटी डबल हुई है। जिस प्रकार से आज देश में इनलैंड वाटरवेज 114 शुरू हो गए हैं, ये सभी प्रमाण हम सबका हौसला बढ़ाता है, बुलंद करता है कि आगे आने वाले दिनों में भारत की तो डिमांड बढ़ेगी ही, लेकिन हम पूरे विश्व की जो डिमांड है उसको भी भारत से पूरा करने में सफल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बजट की एक विशेषता जिसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं, आपका नमन करता हूं, कि पूरे विश्व ने देखा कि कैसे एक फिस्कली प्रूडेंट बजट, जिसमें अनुमानित वित्तीय घाटा से भी कम इस वर्ष में और अगले वर्ष में तेजी से घटता हुआ वित्तीय घाटा, हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ाएगा, जिससे उद्योग जगत को और हर भारतवासी को बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी। जितनी ज़्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की होगी, ब्याज के दर भी कम होंगे, महंगाई भी कम होगी और भारत की स्थिति विश्व स्तरीय बनाने का जो आपने काम जिम्मा अपने ऊपर लिया है, जो मोदी गारंटी आपने इस देश को दी है, हर एक देशवासी उस मोदी गारंटी के ऊपर आज टिका हुआ है और आगे का भविष्य अपना बना रहा है।
मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में यह स्पष्ट था कि अगर भारत को विश्व पटल पर अपनी उपलब्धियां बतानी है, विश्व पटल पर भारत की जो क्षमताएं हैं वो पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें अच्छी व्यवस्थाएं भी चाहिए जिसमें एग्जीबिशंस हो सके, कॉन्फ्रेंसेस हो सके। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि भारत मंडपम और यशोभूमि दिल्ली में दो ऐसे बड़े स्थान आपके मार्गदर्शन में, आपकी दूरदर्शी सोच के कारण, जो विजन आपने हम सबको दी कि देश में और भारत में ऐसी संस्थाएं खड़ी हों और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों कि दुनिया जब आए तो टेंटों में यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं होगा, टूटे फूटे हॉलों में एग्जीबिशन नहीं होगा। ऐसी विशाल परिस्थिति, ऐसे विशाल परासर में जो आज यहाँ उपलब्ध है, अब भारत दुनिया को दिखाता है कि हम में कितना दम है, हम क्या कर सकते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज मोबिलिटी क्षेत्र का पूरा इंडस्ट्री, हर एक इसका सेक्टर, टायर हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, सीएनजी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके साथ जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बड़े मात्रा में ऑटोमोबाइल्स के साथ जुड़ती है, स्टार्टअप्स, ऐसे हर एक व्यक्ति और हर एक वो संस्था जो मोबिलिटी के साथ जुड़ी है, हर एक एसोसिएशन भारत के इतिहास में पहली बार एक मंच पर आया है और मात्र 2-2.5 महीने के मेहनत से एक इतना विशाल आज एग्जीबिशन भारत मंडपम में रखा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये एक एनुअल फीचर हो जाएगा जो पूरी दुनिया जिसके लिए वेट करेगी, दुनिया प्रतीक्षा करेगी कि भारत में कब मोबिलिटी की अगली एग्जीबिशन आने जा रही है। इसी कड़ी में आगे चल के और अन्य अन्य क्षेत्रों का भी हौसला बढ़ा है। टेक्सटाइल क्षेत्र भी 26 से 29 फरवरी को यहाँ पे एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जो भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों मिला के लगभग 22 लाख स्क्वायर फुट की एग्जीबिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, स्पीड, स्किल और स्केल, उसको दर्शाते हुए ये बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस अब विश्व को भारत का नया चित्र, नए भारत का एक झलक देने का काम कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अति आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेकर सस्टेनेबल समाधानों तक यह एक्सपो भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज का प्रमाण विश्व के सामने रखेगी। मैं मानता हूं कि भारत जिस तेजी से एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज, ई मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में पायनियरिंग काम कर रहा है, वो विश्व में भी आज पहचाना जा रहा है। यह स्पष्ट है कि भारत 2030 तक शायद विश्व का सबसे बड़ा ईवी मार्केट के रूप में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के रूप में उभरेगा। मैं सभी स्टेक होल्डर्स से इस मोमेंटम का लाभ उठाने का आग्रह करता हूं, ताकि हम सब मिलकर ऑटोमोटिव लैंडस्केप को ज्यादा एफिशिएंट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बना सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, जो उनका विजन है, भारत के मोबिलिटी इकोसिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन की आधारशिला का, ये एक कनेक्टेड भारत, एक कन्वीनियंट और कंजेशन फ्री ट्रैवल देने वाला देश, क्लीन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी से शोभित, हम सबको टर्बो चार्ज कर रहा है। और हम सब आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो आपने हमें दिशा निर्देश दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, हम उसको हकीकत में बुनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब आपके साथ हैं और आपके मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के लिए हम सब कर्तव्य भावना से पूरा प्रयास करेंगे। मैं पुनः हम सब की तरफ से
और 140 करोड़ देशवासियों की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मान्यवर, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत का मोबिलिटी सेक्टर एक बड़े परिवर्तन के शिखर पर है। इसका परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इट्स बिकमिंग बिगर एंड ग्रीनर। इस एक्सपो के पीछे की अवधारणा क्या है? एक फिल्म के माध्यम से इस अवधारणा को आपके समक्ष रखना चाहेंगे। लेट्स वॉच दिस शॉर्ट फिल्म। Since the dawn of civilization, economies have witnessed growth on wheels. Led by national aspirations and visionary leaderships, technologies behind the wheels have transformed nations. Today, India is set to emerge as the fastest growing economy in the world with strong economic fundamentals. Our new age citizens need innovative, fast and efficient mobility solutions that cater to their needs of transportation and environmental sustainability. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Atmanirbhar Bharat vision is driving technology-led advancements through proactive government initiatives, policies and R&D interventions in redefining the future of mobility landscape. Under this vision, the government has launched several schemes besides significant investments and initiatives for development of EV infrastructure, alternative fuels, automotive testing, skill development, automotive design, and engineering manufacturing. Bharat is redefining the future of mobility across 7 seas. Electric vehicle adoption is on the rise, fueled by government incentives, as India takes significant strides towards a greener future and creates a conducive ecosystem, making e-mobility a viable and affordable solution for all. Innovation in battery technologies and chemistry is thriving. Initiatives are underway to establish a robust charging infrastructure, while there is a concerted effort towards renewable energy generation to meet the rising electricity demand for charging. Increasing ride-sharing services are reducing traffic congestion, while bike and scooter sharing services provide last-mile connectivity solutions. Public transportation is evolving with the integration of digital payments and smart ticketing, offering a seamless and convenient travel experience. India is fast emerging as a leader in intelligent transportation solutions, enabling real-time communication, remote monitoring and effective traffic management. Leveraging existing skill sets in advanced manufacturing, IT, electronics and a burgeoning startup ecosystem, India is poised to emerge as a global leader in the mobility sector, to seamlessly blend all elements of the ecosystem and to work towards a common goal of sustainable, convenient and affordable mobility. We proudly present the Bharat Mobility Global Expo 2024. The future of mobility is here. मान्यवर, विश्व पटल पर भारत के प्रगतिशील, उन्नतिशील, सुदृढ़ पद चिन्ह आज विश्व के लिए उम्मीद बन रहे हैं। भारतवासियों की सेवा में सदैव तत्पर, विकास और प्रगति का पर्याय बन, अपने निर्णायक नेतृत्व और दूरदर्शिता से भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने में कार्यरत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रखर नेतृत्व से ही ये संभव हो पाया है। Ladies and gentlemen, and I humbly request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to address the august gathering. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
श्री नितिन गडकरी जी, नारायण राणे जी, पीयूष गोयल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, इंडस्ट्री के सभी दिग्गज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी मैं पीयूष जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आप आए तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, लेकिन मैं देख रहा तो यहां तो सारे हॉर्स पावर लोग वाले बैठे हैं। तब तय हो गया है कि किसको कहां से हौसला मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज हर स्टॉल पर तो नहीं जा पाया, लेकिन जितने भी स्टॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे। हमारे देश में ये सब हो रहा है, देखते हैं तो और आनंद हो जाता है। मैंने तो कभी गाड़ी खरीदी नहीं है, इसलिए मुझे कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने कभी साइकिल भी नहीं खरीदी है। मैं दिल्ली के लोगों को भी कहूंगा कि इस एक्सपो को आकर जरूर देखें। ये आयोजन मोबिलिटी कम्युनिटी और पूरी सप्लाई चेन को एक मंच पे लाया है। मैं आप सभी का भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शायद आप में से कुछ लोगों को स्मरण होगा कि जब मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी, और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे, और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है, और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। और मैंने लाल किले से कहा था, मैं आज दोबारा उसका पुनःस्मरण करा रहा हूं। उसमें मेरा एक विजन भी था, मेरा विश्वास भी था, और वो विश्वास मेरा अपना नहीं था, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रकट हुआ था। और उस दिन मैंने कहा था लाल किले से, यही समय है
सही समय है। ये मंत्र आपके सेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक प्रकार से इंडिया इज ऑन द मूव एंड इज मूविंग फास्ट। भारत के मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड का प्रारंभ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है और जैसा मैंने पहले कहा, हमारी सरकार की तीसरे टर्म में भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और जब वो गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब उसके सपनों में पहली 5 चीजों में क्या होता है? एक आप होते हैं। चाहे वो साइकिल खरीदने का चाहेगा, चाहे स्कूटी खरीदना चाहेगा, चाहे स्कूटर, और हो सके तो 4 व्हीलर। उसका पहला ध्यान आप ही पर जाने वाला है। और ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज भारत में बड़ी संख्या में न्यू मिडिल क्लास बना है, जिसकी अपनी आशाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। शायद एस्पिरेशन का लेवल उस सोसाइटी में होता है, उस इकोनॉमिकल स्ट्राटा में होता है, वो शायद ही कहीं और होता है जी। जैसे व्यक्ति के जीवन में 14 से 20 साल का कालखंड जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है, वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं जी। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आय के बीच बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का हौसला बढ़ाने वाले हैं। मोदी नहीं, ये आंकड़े। साल 2014 के पहले 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी। वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही हैं। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। भारत में 2 व्हीलर सेल्स भी 70% से ज्यादा बढ़ी है। अभी कल ही जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि जनवरी के महीने में कारों की बिक्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिनकी बिकी है वो यहां बैठे हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स वाले नहीं सुन रहे हैं, घबराओ मत। यानी आप सभी के लिए मोबिलिटी सेक्टर में अभूतपूर्व पॉजिटिव वातावरण आज धरती पर नजर आ रहा है। आपको आगे बढ़कर इसका लाभ उठाना है। साथियों,
आज का भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है और इसमें निश्चित तौर पर मोबिलिटी सेक्टर के लिए विशेष जगह है। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस विजन आपको देख पाते होंगे। ये तो इंटरिम बजट है, पूरा तो आएगा जब हम तीसरी बार आएंगे तब। 2014 में भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च का ऐलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक विद अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। ये ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को ताकत देगा बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत में 75 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। 15 नए शहरों में मेट्रो रेल और 25,000 किलोमीटर के रेल रूट्स का निर्माण हुआ है। इस बार के बजट में 40,000 रेल कोचेज को वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का ऐलान किया गया है। ये 40,000 कोच सामान्य रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे। इससे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाला तय है। साथियों, हमारी सरकार की इस स्पीड और स्केल ने भारत में मोबिलिटी की परिभाषा को भी बदल दिया है। हमारी सरकार का जोर रहा है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों कम करने के लिए भी हमारी सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आज देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग के लिए गिफ्ट सिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। लॉजिस्टिक्स चेन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई है। सामान की ढुलाई में समय कम लगे, पैसा कम लगे, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कल बजट में जिन 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की घोषणा की गई है वो भी भारत में ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने का एक काम करेंगे। साथियों, आज भारत में नेशनल हाईवेज और आधुनिक एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है।
जीएसटी ने न सिर्फ सामानों की आवाजाही को तेज किया है, बल्कि राज्यों के बॉर्डर्स पर जो चेकपोस्ट होते थे उन्हें भी खत्म किया है। फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री के ईंधन और समय दोनों की बचत करा रही है। एक स्टडी के मुताबिक फास्ट ट्रैक से अर्थव्यवस्था को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। साथियों, भारत आज विश्व का इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के मुहाने पर है। ऑटो और ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री की बहुत इसमें भूमिका रहने वाली है। आपकी इंडस्ट्री का देश के टोटल एक्सपोर्ट में बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत आज पैसेंजर व्हीकल के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। हम पूरी दुनिया में कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले तीसरे सबसे बड़े देश हैं। हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्री भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन रही है। अब अमृत काल में हमें इन सभी क्षेत्रों में दुनिया में टॉप पर आना है। हमारी सरकार आपके हर प्रयास में आपके साथ खड़ी है। ये मैं आपके लिए कह रहा था। आपकी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई है। यह हमारी पूरी वैल्यू चेन को आत्मनिर्भर बनाने और एमएसएमई को शक्ति देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दी है। और जब बैटरी स्टोरेज की बात आती है तब मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं क्लीन कुकिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए देश में 25 करोड़ घर है और रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था और उससे कुकिंग की व्यवस्था, क्लीन कुकिंग की व्यवस्था, 25 करोड़ बैटरी की जरूरत, मतलब आपकी गाड़ियों से सैकड़ों गुना बैटरी की आवश्यकता, जो एक अपने आप में गाड़ी की बैटरी को एकदम सस्ता कर देगी। अभी आप आराम से इस फील्ड में आइए, पूरा पैकेज लेकर के आइए। और कल सरकार ने घोषित किया है बजट में, हम पहले तबके में 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर से उसकी 300 यूनिट तो कम से कम मुफ्त बिजली। और मेरी तो योजना है कि रूफटॉप से उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग व्यवस्था उसके घर में ही हो, उसकी गाड़ी रात को आए, स्कूटी आए, स्कूटर आए, चार्ज हो जाए, सुबह अपना चलता चले। यानी एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था पूरी तरह रूफटॉप सोलर सिस्टम के साथ जोड़ने की कल्पना है। ये सारी चीजें आपके भविष्य की योजनाओं के में दिमाग में रख करके प्लान कीजिए, मैं आपके साथ हूं। रिसर्च और टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट को 3200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की मदद में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण को नई गति मिली है। ईवी की डिमांड को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हमारी सरकार की फेम स्कीम भी बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत आज राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हुई है। सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कल के बजट में
जैसा मैंने कहा 1,00,000 करोड़ रुपए 1,00,000 करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की है। स्टार्टअप्स को मिल रही टैक्स छूट को और विस्तार देने का भी निर्णय कर लिया है। इन फैसलों से भी मोबिलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होगी। ईवीज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती उसकी कॉस्ट और बैटरीज की है। इस फंड का इस्तेमाल इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए हो सकता है। हमारी रूफटॉप सोलर स्कीम में भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कंपोनेंट है, जिससे ऑटो सेक्टर को भी मदद मिलेगी। जब सोलर रूफटॉप की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में बैटरीज की भी जरूरत होगी। आपके लिए इस सेक्टर में भी विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और मैं तो एक और बात कहूंगा, क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री ऐसी रिसर्च करती जिसमें भारत में मौजूद रॉ मटेरियल से ही नई तरीके की बैटरीज बनाई जाए। क्योंकि दुनिया को चिंता है कि ये रॉ मटेरियल कितने लंबे अरसे तक चलेगा और तब क्या होगा। हम अभी से क्यों ना ऑल्टरनेट ले। मैं समझता हूं कि देश दे सकता है। काफी लोग सोडियम पे काम कर भी रहे हैं। और सिर्फ बैटरीज ही नहीं, ऑटो सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल के क्षेत्र में भी नई रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे स्टार्टअप्स ने ड्रोन सेक्टर को भारत में नई उड़ान दी है। इस फंड का इस्तेमाल ड्रोन से जुड़ी रिसर्च में भी हो सकता है। आज हमारे वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम बनकर उभरे हैं। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री अब स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड वेसल्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको भी इस दिशा में जरूर आगे आना चाहिए। साथियों, आज इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, अगले 25 वर्षों में मोबिलिटी सेक्टर में असीम संभावनाएं बनने वाली है। लेकिन इन संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल हो,
इसके लिए इंडस्ट्री पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो खुद को भी तेजी से ट्रांसफॉर्म करे। मोबिलिटी सेक्टर को टेक्निकल वर्कफोर्स और प्रशिक्षित ड्राइवर्स की जरूरत है। आज देश में 15,000 से अधिक आईटीआईज इस इंडस्ट्री को मैन पावर देते हैं। क्या इंडस्ट्री के लोग इन आईटीआईज के साथ मिलकर कोर्सेज को और ज्यादा रिलेवेंट नहीं बना सकते? आप जानते हैं कि सरकार ने एक स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए देने पर नई गाड़ियां खरीदने के दौरान रोड टैक्स में छूट दी जाती है। क्या ऑटो इंडस्ट्री भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे इंसेंटिव नहीं दे सकती क्या? साथियों, इस एक्सपो को आपने टैगलाइन दी है, बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये शब्द भारत की भावना को दिखाते हैं। हम आज पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सामने संभावनाओं का पूरा आसमान है। आइए अमृतकाल के विजन पर आगे बढ़े। आइए भारत को इस क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाए। और मैं टायर वालों के क्षेत्र में अभी चक्कर काट के आया और मेरा पहले दिन से इन टायर वाली दुनिया से झगड़ा रहता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि भारत जो खेती प्रधान देश है उसको रबर इंपोर्ट क्यों करना पड़े। क्या टायर इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है वे मिलकर के किसानों के साथ बैठ करके जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो भी उनको गाइडेंस देना है और जो उनको एश्योर्ड मार्केट देना है, मैं पक्का मानता हूं हिंदुस्तान का किसान आपकी रबर की आवश्यकता पूरी कर सकता है। आज रिसर्च करके जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए रबर ट्री पर बहुत काम हुआ है। भारत में अभी उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं टायर बनाने वालों से आग्रह करूंगा, रबर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है उनसे आग्रह करूंगा कि जरा किसानों के साथ जुड़िए तो सही। हम इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े जी। हम टुकड़ों में ना सोचे। रबर बाहर से मिल जाता है, चलो यार अपन बनाएंगे, दौड़ाएंगे। अरे कभी ये भी तो सोचे कि मेरा किसान मजबूत होगा तो मेरा देश में 4 गाड़ी और खरीदेगा। और गाड़ी कोई भी खरीदे, टायर तो आप ही का लगने वाला है जी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि साथियों, आप लोग पहली बार जब इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ आए हैं, नए सिरे से कैसे सोच सकते हैं? एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड बन करके नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं, हम जितने साथ मिलकर काम करेंगे हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और हम दुनिया में छाने का मौका नहीं जाने देंगे। साथियों, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी रिसर्च लैब हिंदुस्तान में ना हो। भारत के पास एक टैलेंट है, डिजाइनिंग की टैलेंट है। अब हमें हमारे लोगों के दिमाग से निकली हुई डिजाइन लेकर के आना चाहिए। दुनिया को लगे यार गाड़ी तो हिंदुस्तान की चाहिए, आवाज वो उठनी चाहिए। गर्व से वो कहे, रास्ते में जाता है तो कोई भी, अरे ये हमारी मेड इन इंडिया है, जरा देखे गाड़ी तो देखे जरा। मैं मानता हूं ये मिजाज पैदा करना चाहिए। और अगर आपका आप पर भरोसा होगा ना तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी।
मैं जब दुनिया के सामने योग की बात लेकर के गया था, यूं मैंने योग की बात कही थी, तो मैं वापस हिंदुस्तान आया तो मुझे कई लोग कह रहे थे क्या मोदी जी यूएन में पहला भाषण करने गए और आप ये करके आए। लेकिन आज पूरी दुनिया नाक पकड़ करके बैठ गई है। अपने आप पर भरोसा करिए, सामर्थ्य के साथ खड़े हो जाइए। विश्व का कोई ऐसा रास्ता ना हो जहां आप नजर ना आए। दोस्तों, जहां से नजरें तुम्हारी गुजरे वहां पे तुम्हें गाड़ी तुम्हारी नजर आए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से साधुवाद। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए, प्रेरणादायी शब्दों के लिए, ऊर्जापूर्ण संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। जो विश्वास आपने ऑटोमोटिव उद्योग पर जताया है, आगे बढ़कर उन लक्ष्यों को हासिल करेगा भारत का ऑटोमोटिव उद्योग। May I please request you all to kindly be seated till our distinguished guests have left the hall. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे।